हेलो दोस्तों, एसएस स्टडी हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो 1857 क्रांति पहले पार्ट का हमने देख चुका है, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा पार्ट। सभी एग्ज़ामों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर इसमें कोई दिक्कत होती है आपको समझने में, देखने में या फिर सुनने में, तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो कहाँ सर्वाधिक संख्या थी? अवध में, ठीक है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे, ठीक है। नाना साहब अवध से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो बेगम हजरत महल, जो लखनऊ से कर रही थी, ठीक है। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे, ठीक। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी, ठीक है। अगला है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। किसके सलाहकार थे? नाना साहब के। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, ठीक है। तो तात्या टोपे। इसकी व्याख्या, तात्या टोपे 1814 से 1859 को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? रामचंद्र पांडुरंग के नाम से। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में येओला गांव में हुआ था। वे अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदो पंत, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी ले गया और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया, ठीक है। कौन? जनरल ह्यूरोज ने हराया। ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में उन्हें हराया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई, ठीक है। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रहीं। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे किसने धोखा दिया था? मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगल में अपने कैंप में शयन कर रहे थे, मतलब सो रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई, ठीक है। तो 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को क्या हुआ? फांसी दे दी गई थी। अगला है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? तो बिहार से संबद्ध थे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बीपीएससी के लिए, ठीक है। कई बार पूछा जा चुका है। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई, जगदीशपुर से, ठीक है, विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे कुंवर सिंह। बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे, ठीक है। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास
विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो आरा से। अगला है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार से कौन था? तो कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, अगला है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह। ठीक, अगला है देखते जाइएगा, मतलब कितनी बार पूछा गया यह क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि बीपीएससी 8 तारीख को होने वाला एग्जाम, तो इसमें ज़रूर पूछा जा सकता है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार से। अगला है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह। अगला है और बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। अब बार बार टिक लगाने का कोई मतलब नहीं है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह। अगला है जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो ऑप्शन बी राजपूत कुंवर सिंह। पटना बिहार के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी, फलस्वरूप उन्होंने अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, परंतु अंग्रेजों द्वारा इसके दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर आ गए और कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया। हैदर अली खान एवं जियोधर सिंह ने गया में विद्रोहियों को संगठित किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा असम में 1857 क्रांति का नेता था? तो दीवान मनीराम दत्त असम में 1857 क्रांति का नेता था। ठीक है, असम में 1857 क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंपदेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई थी। अगला है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो कहाँ था? जगदीशपुर था। ठीक है, अगला है बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहाँ जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष जारी रखा। अंततः बिहार के विद्रोह को पटना डिवीज़न के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। अगला है 38 नंबर। 1857 ईस्वी क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था? तो कौन नहीं था? जयपुर। ठीक है, अगला प्रश्नगत विकल्पों में 1857 क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था, शेष स्थल 1857 क्रांति से संबंधित थे। अगला है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष लिया? ठीक है, तो शहादत खान ने। अगला है 1857 के विद्रोह में शहादत खान ने इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह में शहादत खान ने इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, सबसे कट्टर दुश्मन थे। अगला है मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में आरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैज़ाबाद में आकर बस गए थे।
उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि आदम में साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। ठीक है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए शायरों में 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। अगला है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था। तो मूल निवास कहाँ था? आगरा में था। उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1897 को आगरा में हुआ था और मृत्यु इनकी 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। ठीक है। अगला है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो ऑप्शन भगत सिंह, डी है। भगत सिंह ने 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर एवं तात्या टोपे ने 1857 की लड़ाई में भारतीय जनमानस का नेतृत्व किया था। अगला 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबद्ध नहीं था? तो ऑप्शन सी ऊधम सिंह। ऊधम सिंह 1857 के विद्रोह में संबद्ध नहीं है। ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार में, बेगम हजरत महल लखनऊ में और कुंवर सिंह बिहार में तथा मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल बिस्तर गोल करना होगा। ठीक है। कल ही बिस्तर गोल करना होगा। मतलब कैनिंग जानता था कि मतलब अगर सिंधिया खड़ा हो गया, विद्रोह करने लगा अंग्रेजों के खिलाफ, तो फिर इन्हें भागना पड़ेगा। ठीक है। तो भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। ठीक है। शिक्षित मध्य वर्ग जो है ना तो इनमें मतलब इनका साथ नहीं दिया। ठीक है। न तो किसानों का न तो जनजातियों का, मतलब ये तटस्थता बनाए रखे। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली। ठीक है। शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे बिदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुआ, बल्कि उसने गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 क्रांति अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। ठीक है। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो किसने भाग नहीं लिया? तो साहूकार और जमींदार इसमें भाग नहीं लिए। ठीक है। किसने भाग लिया? खेतिहर और मजदूर कृषक जो है भाग लिया, लेकिन साहूकार और जमींदार जो है भाग नहीं लिए। तो ऑप्शन डी 2 और 4 सही होगा। ठीक है। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ग्वालियर के सिंधिया ये लोग शामिल नहीं हुए थे। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम और जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। ठीक है। गवर्नर जनरल कैनिंग ने
गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। ठीक है, अगर इन लोगों ने साथ दिया होता तो 1857 क्रांति जो थी वो आज उसका दृश्य कुछ और होता, लेकिन इन लोगों ने साथ नहीं दिया। ठीक है, खासकर शिक्षित वर्ग जो थे और जो जमींदार थे, ठीक, तो इन लोगों ने साथ नहीं दिया। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में उच्च तथा मध्य वर्ग, ठीक है, उच्च तथा मध्य वर्ग अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा ले लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर साहूकार थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। निम्न में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ 1857 क्रांति से प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। इन केंद्रों की अगुवाई क्रमशः रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल ने की थी। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? मुंगेर, ठीक है, जबकि दानापुर और पटना, आरा, मुजफ्फरपुर ये सभी जो है ये प्रभावित थे। ठीक है, अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, जबकि मुंगेर का क्षेत्र इस विद्रोह से अप्रभावित रहा था। ठीक है, अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मौलवी अहमदुल्ला, सबसे पहले कुंवर सिंह को मिला लेते हैं। ठीक है, कुंवर सिंह आरा से, और मौलवी अहमदुल्ला कानपुर, बख्त खां दिल्ली से, और नाना साहब अवध से। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, बख्त खां दिल्ली से, ठीक, और मौलवी अहमदुल्ला अवध से, कुंवर सिंह आरा से और नाना साहब कानपुर से। अगला है झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और लखनऊ से मौलवी अहमद शाह, और कानपुर से फैज़ाबाद से बेगम हजरत महल, कानपुर से अजीमुल्ला खां। तो इसको भी देख लेते हैं, ऑप्शन ए सही है इसका, ऑप्शन ए। यहाँ पे देख लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर एवं फतेहपुर अजीमुल्ला खां, और फैज़ाबाद से मौलवी अहमद या मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, अगला है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो सक्रिय भाग किसने लिया था? तो इसमें से सभी ने लिया था, जैसे नाना साहब भी हो गए कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से ली थी, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से लिए थे, बेगम जीनत महल दिल्ली से ली थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ, पर यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया था। फैज़ाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने दिया था, और जबकि बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह का भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के सभी विकल्पों में सबसे उचित उत्तर विकल्प ये है। ठीक है, मिलाना है तो यहाँ पे डायरेक्टली मिला लेते हैं। नाना साहब, ऑप्शन इसका डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, मिला लेते हैं यहाँ पे। नाना साहब कानपुर से, ठीक है, नाना साहब कानपुर से, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से, और मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से, और मनीराम दीवान असम से। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो
लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जिसका कार्यकाल था 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, भारत का पहला वायसराय था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वही ऊपर वाला ऑप्शन सी। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कई बार पूछा जा चुका है, ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, दोबारा पूछा जा सकता है। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो हैरसे। ठीक है, और मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल जॉन बेनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। ठीक है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाया था इलाहाबाद को? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक है, मौलवी लियाकत अली यहाँ से जो है लड़ रहे थे। ठीक है, विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। जिस समय भारत में 1857 क्रांति हुई ब्रिटेन में विस्कॉन्ट पामस्टन हेनरी जॉन टेम्पल तृतीय विस्कॉन्ट पामस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था। उसका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी, 1859 से 1865 ईस्वी तक था। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो उपर्युक्त सभी। ठीक है, किसी का नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। ठीक है, कि मतलब कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया गया और ना तो यह मतलब अच्छा योजनाबद्ध पूर्ण संगठन था कोई, तो इसलिए यह असफल रहा। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी था। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। ठीक है, विद्रोहियों के नेताओं की कोई संगठन भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जो है एक कमज़ोर व्यक्ति थे, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता एवं संस्थाएं स्थापित की जाएं। उनके पास एक भविष्योन्मुखी कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। ठीक है, अगला है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। सही है। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। सही है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। सही है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, विद्रोह के समय भारतीयों में एकता का अभाव के चाहे जो भी कारण रहे हों, किंतु विद्रोह के लिए यह घातक सिद्ध हुआ। विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए अकेली कमज़ोर नहीं थी। भारतीय सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन और एकता का अभाव था। ठीक है, अनुशासन उनमें नहीं था और एकता का अभाव भी था। बम्बई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रहीं। अवध और रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों ने जैसे पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। रणनीति और रण कौशल की दृष्टि से भी अंग्रेजी सेनाएं भारतीय विद्रोहियों से बहुत आगे थीं।
वे भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक सुसज्जित थीं। 1857 के विद्रोह की असफलता उपर्युक्त सभी कारण जिम्मेदार थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। ठीक है, अगर स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का दिया होता तो दृश्य कुछ और होता। ठीक है, 1857 का। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो किसने अपना जीवन खोया था? तो ऑप्शन सी 2, 3, 4 मतलब जनरल नील ने, मेजर जनरल हैवलॉक ने और सर हेनरी लॉरेंस ने। ठीक है, 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल निकोलसन घायल हुए थे। 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंस की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। सही है। का बहादुर जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका सही होगा, दोनों सही होगा। का और का दोनों सत्य हैं और का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। यद्यपि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के कई कारण थे, परंतु इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकांश प्रमुख रियासतों के शासकों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन करना रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने षड्यंत्र की संज्ञा दी 1857 के विद्रोह को। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इस स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था इसे। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो वी.डी. सावरकर ने दिया। ठीक है, ऑप्शन सी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। 1857 भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन, एस.एन. सेन, जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, तो सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक, ये भी महत्वपूर्ण है, असबाबे बगावत हिंद। ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी थी ये? असबाबे बगावत हिंद वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई थी और 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी इसमें। ठीक है, सर सैयद अहमद खां ने लिखा था। कौन सा पुस्तक था? असबाबे बगावत हिंद, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबद्ध है, किससे संबद्ध है? आर.सी. मजूमदार से। ठीक है, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द स्पॉय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था। किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने कहा था। किसने लिखा था? इस निर्णय
से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम तो आर.सी. मजूमदार ने लिखा था। अभी हमने इसको देख लिया, ठीक है। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो कौन सी एक अवधारणा सही है? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, ठीक। अगला है 1857 क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई तथा इसकी शासन प्रणाली किसके हाथों में चली गई? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, ठीक है। इसकी शासन प्रणाली में भी आमूलचूल परिवर्तन किया गया। 1857 की क्रांति के संदर्भ में प्रश्नगत विकल्प सी की अवधारणा ही सही है, जबकि अन्य कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्नलिखित आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। और बाकी जो थे वो पूरे नहीं किए। देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ये भी पूरा नहीं किया। भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, ये भी ऐसा कोई बात नहीं की गई। भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये भी कोई बात नहीं हुई, ठीक है। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा का सबको उपलब्ध कराना शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राज्यों को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके, ठीक है। जो अन्य आश्वासन थे वो पूरे नहीं किए जा सके। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? पहला, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, सही है। अगला है भारतीय शासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी सही है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, तो ये गलत है क्योंकि कंपनी के साथ नियमन करना नहीं था, सीधे ब्रिटिश ताज के अंडर में चला गया कंपनी का शासन, तो ऑप्शन ए सही है, 1 और 2, ठीक है। अगला है ब्रिटिश सरकार ने 1858 ईस्वी में एक अधिनियम लागू किया जिसे भारतीय प्रशासन संबंधी सुधार अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों का प्रबंध सीधा अपने हाथों में ले लिया, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने। इस अधिनियम के तहत 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा की जिसमें यह उद्घोषित किया गया कि अब से भारत का शासन ब्रिटिश शासक के द्वारा व उनके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, ठीक है। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधि था। संक्षेप में भारत पर ब्रिटिश सर्वोच्चता सुदृढ़ रूप से स्थापित कर दी गई। साथ ही रानी विक्टोरिया द्वारा की गई घोषणा द्वारा देशी राज्यों को यह आश्वासन दिया गया कि उसका अस्तित्व बना रहेगा। स्पष्ट है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करने की घोषणा की थी। ब्रिटानिका द्वारा प्रकाशित द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के पृष्ठ 261 पर उल्लिखित है, द अनाउंसमेंट रिवर्स लॉर्ड डलहौजीज परिवार पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन थ्रू प्रिंसली स्टेट एनेक्सेशन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज नव संगठन से संबंधित है? तो कौन सा आयोग? पीला आयोग
संबंधित है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए 18 जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन पील आयोग का गठन किया, जिसके द्वारा सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 से 45,000 थी, 65,000 कर दी गई और भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर कितना कर दिया गया, 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1/2 अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास, बम्बई तथा यह अनुपात 1:3 रखा गया। ठीक है, अगला है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो ऑप्शन सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख, पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो सैनिक थे उन्होंने ही भड़काने का काम किया था 1857 के विद्रोह को। इसीलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिमी यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। ठीक है, तो यह सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।